हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री 2023 एडिशन को, जिसमें जो है हम मेडाइवल हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। जिसमें हमारा ये जो मुगल काल टॉपिक जो था चल रहा था, उसमें ये औरंगजेब का शासनकाल रह गया था। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद हम जो है मुगलकालीन प्रशासन टॉपिक को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देख लेते हैं यहाँ पर औरंगजेब के शासनकाल को। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी था औरंगजेब। शाहजहां का जो उत्तराधिकारी था वो औरंगजेब था, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं, अपितु जो है ये तलवार के बल से। मुगल काल में तलवार की सत्ता का प्रतीक, ये तलवार ही जो है सत्ता का प्रतीक थी, और तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। मुगल बादशाह जो था औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, और उसका पहला राज्याभिषेक जो है तो ये दिल्ली में 21 जुलाई 1658 ईस्वी को हुआ था, और दूसरा जो हुआ था तो ये भी दिल्ली में ही हुआ था, 5 जून 1659 ईस्वी को हुआ था। अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह जो ये गाजी की उपाधि धारण करके मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ था। कौन? ये औरंगजेब ने ये उपाधि धारण की थी। आगे बात करेंगे यहाँ पर। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर यह 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य में युद्ध हुआ था। ये धर्मत का युद्ध मतलब जो है ये मैचिंग में बहुत पूछा जाता है। तो ये 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की तरफ से तथा मुराद ने औरंगजेब की तरफ से जो है भाग लिया था। और सामूगढ़ का युद्ध जो है तो ये शामूगढ़ का युद्ध हुआ था 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की जो ये संयुक्त सेनाओं द्वारा, सेनाओं ने है ये दारा शिकोह के मध्य में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध जो है तो ये 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की ये संयुक्त सेनाएं 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 और दारा शिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें जो है ये दारा शिकोह पराजित हो गया था। आगे बात करेंगे यहाँ पर। ये उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा शिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक थे पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ले ली, किंतु उसके जो उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। फिर उसके बाद ये सुलेमान जो थे शिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया, और वहां उसे अफीम खिला करके मार डाला। 1665 ईस्वी के आरंभ में जो है औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना जो है शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी इन्होंने। इसमें जयसिंह कछवाहा जो शासक थे, जो कि ये युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे, वह चतुर कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने समझ लिया कि ये जो बीजापुर है, बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः उन्होंने पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और जो है राजगढ़ की घेराबंदी के बाद उन्होंने क्या है शिवाजी से संधि कर ली। पुरंदर की संधि जो है तो ये हुई थी जून 1665 में। इस ये संधियां या जो भी ये युद्ध है तो ये मैचिंग में बहुत पूछे जाते हैं। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी जून 1665 ईस्वी में। आगे बात करेंगे यहाँ पर। औरंगजेब के पुत्र थे मोहम्मद अकबर ने ये 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी, और अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की जो है धर्माधता की नीति में जो है सफलता में विश्वास न था, और वह विचारों से उदार था। और उसी वो अवसर पर मेवाड़ के राजा जयसिंह, ये मेवाड़ के राजा थे राज सिंह, और राठौर नेता मारवाड़ के जो थे दुर्गादास के सामने उसने अपना ये प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं जो है उसकी सहायता करेंगी। मेवाड़ के राजा जो ये राज सिंह थे, और राठौर नेता ये मारवाड़ के थे दुर्गादास। तो उनके सामने इन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि यदि वह भारत का बादशाह घोषित कर दे उसको, तो वो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं जो है तो उसकी सहायता करेंगी। औरंगजेब जो कुछ है दूसरों पर लागू करना चाहता था, वह उसका पहले स्वयं अभ्यास करता था। कौन? औरंगजेब। जो भी कोई नियम या रूल वगैरह पॉलिसी वगैरह दूसरों पर लागू करना चाहता था, तो वो उसका पहले स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था, और वह अपने युग के जो है प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार जो है उसके समकालीन उसे है क्या शाही दरवेश समझते थे। उसके समकालीन जो थे तो उसे शाही दरवेश समझते थे, तथा मुसलमान उसे जो है जिंदा पीर के रूप में जानते थे। मुसलमान जो है तो औरंगजेब को जिंदा पीर के रूप में मानते थे।
जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध जो है आक्रामक नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों का विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा सिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा ये भेजे गए आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा एवं 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध जो है उसे युद्ध स्थगित करके क्या संधि करनी पड़ी थी। बादशाह बनने के बाद जो है उसने ये बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और बीजापुर को 1686 ईस्वी में तथा गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जो है तो मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। सेना तो मतलब मुगलों के द्वारा गठित की गई थी, लेकिन जो है सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे उसमें। उसके शासनकाल के उत्तरार्ध में जो है कुल सेनापतियों में कितना 31.6% जो है कितने हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी, मतलब मराठे अधिक थे। अकबर के काल में यह अनुपात कितना था, 22.5% तथा शाहजहां के काल में ये मतलब परसेंट जो था मतलब कितना था, तो ये 22.4% था। आगे बात करेंगे यहाँ पर अकबर जो है अकबर मतलब महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब जो था तो उसने क्या किया, उसने जो है 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में इसे फिर से मतलब पुनर्जीवित कर दिया। मतलब जजिया कर जो था ये अकबर ने जो समाप्त कर दिया था, औरंगजेब ने इसे फिर से लगा दिया। इस कर के लिए हिंदुओं को 3 वर्गों में बांटा गया था। पहला था जिनकी आय जो है 200 दिरहम प्रतिवर्ष से कम थी, उनको 12 दिरहम प्रतिवर्ष देना होता था। ये मतलब दिरहम उस समय की जो है मुद्रा थी। जिनकी आय जो है 200 दिरहम प्रतिवर्ष थी तो उनको 12 दिरहम प्रतिवर्ष देने होते थे। और दूसरा था मतलब जिनकी आय 200 से कितनी 10,000 दिरहम प्रतिवर्ष थी, उनको कितने 24 दिरहम जो है प्रतिवर्ष देना होता था। और जो है जिनकी आय मतलब कितनी 10,000 दिरहम प्रतिवर्ष के ऊपर थी, उनको कितने उनको 48 दिरहम जो है ये प्रतिवर्ष क्या था, उनको मतलब ये 48 दिरहम प्रतिवर्ष उनको देने पड़ते थे। आगे बात करेंगे यहाँ पर स्त्रियां, गुलाम और 14 वर्ष की आयु से जो मतलब कम के बच्चे, भिखारी और आय रहित व्यक्ति इस कर से मुक्त थे। अधीनस्थ हिंदू राजाओं एवं ब्राह्मणों को भी इसे देने के लिए जो है बाध्य किया गया था। ये जो कर था तो जजिया कर जो इसको फिर से औरंगजेब ने जो लगाया था, तो इसे मतलब ये हिंदू राजाओं और ब्राह्मणों को भी इसे देने के लिए मतलब उनको बाध्य किया गया। औरंगजेब ये सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था और उसकी धार्मिक नीति जो है सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। ये उदारता मतलब अपनी ये उदारता के विरुद्ध जो है इसने ये उदार धारा के विरुद्ध इसने सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। और इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान मतलब था तो प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों मतलब दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते हैं। आगे यहाँ पर बात करेंगे औरंगजेब ने सिक्कों पर ये कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, तुलादान तथा झरोखा दर्शन ये बंद करवा दिए थे। उसने जो है अकबर द्वारा प्रारंभ हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना बंद कर दिया था और ये बेसियाओं की शादी करने अथवा देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। दरबार में बसंत, होली, दीपावली ये आदि त्योहार जो है मनाने मतलब बंद करवा दिए थे। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी थी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया था और इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी जो है स्थापत्य कला शैली जो है तो ये प्रसिद्ध मत ये ताजमहल पर आधारित है और इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मतलब इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ था। और ये दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद जो है इसका निर्माण किसने, औरंगजेब ने करवाया था। आगे बात करेंगे यहाँ पर मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा जो है औरंगजेब की बहन तथा शाहजहां की पुत्रियां थी। औरंगजेब की अन्य पुत्रियां जो थी जेबुन्निसा, जीनतुन्निसा, बदरुन्निसा तथा जुबतुन्निसा। औरंगजेब ने जहां आरा को जो है शाहीवाद उज जमानी की उपाधि दी थी। औरंगजेब जो था तो इसने जहां आरा को ये जहां आरा जो थी तो इसको ये शाहीबाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। इसके जो है एक समर्थ गुरु थे, मतलब समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म जो है ये 1608 में हुआ था और जबकि मृत्यु इनकी कब हो गई थी, 1681 ईस्वी में हो गई थी। आगे अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन।
देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन है मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। मुगल गद्दी पर औरंगजेब जो है ये शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। कारण इसका है यहाँ पर ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। तो यहाँ पर ये इसका जो है मतलब कारण यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है और ये कथन जो है सही दिया हुआ है कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब जो है शाहजहां का उत्तराधिकारी तो था, लेकिन ये ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं, ये तलवार के नियम से था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं, अपितु ये तलवार के बल से हुआ था। मुगल काल में जो है तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी और तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। उत्तराधिकार के कोई सुस्पष्ट नियम नहीं थे और साथ ही शाहजहां के पुत्रों में दारा एवं सूजा के बाद औरंगजेब का तीसरा क्रम था, ना कि ज्येष्ठ पुत्र था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो 2 बार जो है राज्याभिषेक हुआ था किसका, औरंगजेब का। पहली बार हुआ था कब, दिल्ली में 21 जुलाई 1658 ईस्वी को, और दूसरी बार हुआ था 5 जून 1659 ईस्वी को। नेक्स्ट है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था। तो धर्मत का युद्ध जो है ये महत्वपूर्ण है, ये औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर अप्रैल 1658 ईस्वी में औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था यह युद्ध। और इस युद्ध में जोधपुर के ये राजा थे जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की मतलब ये दारा शिकोह की तरफ से तथा ये मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। धर्मत युद्ध ने औरंगजेब की स्थिति को काफी सुदृढ़ बना दिया एवं शाही सेना की ये पराजय से दारा शिकोह की दुर्बलता इसमें प्रकट हुई थी। नेक्स्ट, यहाँ पर मतलब ये 4 युद्ध दिए हैं। शरनाल का युद्ध, दूसरा ये बिलग्राम का युद्ध, तीसरा धर्मत का, चौथा ये जजाऊ का युद्ध दिया है। तो यहाँ पर ये इनका सही अरेंजमेंट बताना है। तो सबसे पहले जो है ये हुआ था बिलग्राम का युद्ध, फिर उसके बाद होता है शरनाल का युद्ध, फिर होता है धर्मत का युद्ध और सबसे बाद में होता है कौन, ये जजाऊ का युद्ध। देख लेते हैं यहाँ पर इनकी सबकी डेट। 1572 ईस्वी में सरनाल गुजरात का युद्ध होता है अकबर के गुजरात अभियान के दौरान, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। फिर उसके बाद 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। उसके बाद ये 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की सेना ने दारा शिकोह की सेना को पराजित कर दिया था। फिर उसके बाद ये काफ़ी मतलब टाइम बाद होता है, काफ़ी टाइम नहीं मतलब थोड़ी टाइम बाद होता है ये जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध होता है 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकार हेतु बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच में ये युद्ध जो है होता है। तो मतलब ये युद्ध जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं मैचिंग में। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में है, तो धर्मत जो है तो ये कहाँ, मध्य प्रदेश में है। धर्मत मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, यहाँ पर औरंगजेब के शासन की ये मतलब कुछ यहाँ पर घटनाएं हैं, तो इनमें बताना है कौन मतलब इनका सही अरेंजमेंट बताना है इन घटनाओं का। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो हुई थी बनारस के पास ये सूजा की पराजय हुई थी कब, फरवरी 1658 में। सबसे पहले होती है यहाँ पर ये बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658 ईस्वी को। उसके बाद 15 अप्रैल 1658 को ही होता है धर्मत में मतलब विजय। उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई होती है 29 मई 1658 को। और फिर उसके बाद देवराई की लड़ाई जो है तो ये 1659 ईस्वी में होती है। तो मतलब कभी कभी क्या होता है जब एग्जाम में मतलब इस प्रकार के अब मतलब जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो बहुत डीप में पूछे जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो है ये बहुत ही मतलब कन्फ्यूजिंग दे दिया, क्योंकि एक ही यह दे दिया है। बस यहाँ पर जो है ये एग्जैक्ट मतलब एकदम डेट के साथ हमें पता होना चाहिए कि कौन सा युद्ध जो है कौन सी घटना मतलब कब हुई। देखेंगे नेक्स्ट है मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो ये लिया था किसने, सुलेमान सिकोह ने। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा शिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसी औरंगजेब को सौंप दिया और सुलेमान सिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहां उसको जो है अफीम खिला करके मार डाला गया। देखेंगे
नेक्स्ट है औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। तो ये कार्य किया था किसने, ये कार्य करने वाला था कौन, अकबर। ये किया था किसने, अकबर ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में जो है विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था और उसने अपने पिता की जो है धर्माधता की नीति की सफलता में विश्वास न था तथा जो है विचारों से वह उदार था, और उसी अवसर पर मेवाड़ के राणा राज सिंह और राठौर नेता मारवाड़ जो थे, इन्होंने मारवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को मतलब भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ जो है दोनों की सेनाएं जो है उसकी सहायता करेंगी। ये तो दुर्गादास ने अकबर को अपने जो है संरक्षण में रखा और राजपुताना तथा खान देश की एक कठिन यात्रा की और मुगल सेना से उसकी रक्षा की और उससे शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में पहुंचाने में सफलता पाई। और 1681 ईस्वी में औरंगजेब जो है स्वयं अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण भारत गए, किंतु अकबर जो है फारस भाग गया और वहीं पर औरंगजेब के अंतिम काल में जो है अकबर की मृत्यु हो गई। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ये क्वेश्चन मतलब बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हस्ताक्षर किए थे किसके, जयसिंह के साथ में। मुगल सेनापति शिवाजी जो थे इन्होंने ये पुरंदर की संधि हुई थी कब, 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह ये मतलब मध्य में हुई थी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन, इंपॉर्टेंट है। 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी और जयसिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उन्होंने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक था। वह पुरंदर के किले पर ये मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद जो है उन्होंने शिवाजी से संधि कर ली और पुरंदर की यह संधि जो है तो ये जून 1665 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर कहा जाता है किसको, औरंगजेब को। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो जिंदा पीर कहा जाता है किसको, औरंगजेब को। औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। देख ले यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया क्या, हाँ रह गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री जो है भारत आया था। औरंगजेब के काल में यहाँ पर बताना है जो है कौन सा मतलब यात्री भारत आया। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो दिए इनमें से मतलब कोई यात्री नहीं आया था। देख लेते हैं अंग्रेज यात्री जो था, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ये शाहजहां के काल में भारत आया था और विलियम हॉकिंस और थॉमस रो ये जहांगीर के समय में आए थे। एंटोनियो मोंसेरांट जो है ये अकबर के समय में आया था। इस प्रकार जो औरंगजेब के शासनकाल में 1658 से लेकर और जो है 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहा था। इसमें कोई भी यात्री जो है इनमें से भारत नहीं आया था। देखेंगे नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने जो है ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। ये किया था किसने, औरंगजेब ने। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। मुगलों का अंग्रेजों जो मतलब ब्रिटिश से पहली बार संघर्ष हुआ था कब, 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल गवर्नर थे शाइस्ता खान ने जब जवाब चारनाक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वो थे, तो वो था कौन, बीजापुर एवं गोलकुंडा थे। कौन था, बीजापुर और गोलकुंडा। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध जो है आक्रामक नीति अपनाई थी और उसने जो है दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया था। किंतु दारा सिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे गए आदेश के अनुसार उसने 1656 ईस्वी में गोलकुंडा एवं 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध जो है उसे युद्ध स्थगित करके संधि करनी पड़ी और बादशाह बनने के बाद उसने जो है अपनी इस अधूरी योजना को फिर से स्टार्ट किया और गोलकुंडा को जो है उसने कब 1687 ईस्वी में एवं बीजापुर को 1686 पर में इस पर अधिपत्य कर लिया। और कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस तरह अकबर ने आसीरगढ़ के किले को खोला था। नेक्स्ट है
औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो बीजापुर की विजय की थी औरंगजेब ने कब? 1686 ईस्वी में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? गोलकुंडा का शासक जो था कौन था? वो था अबुल हसन कुतुब शाह। कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये तो मतलब कई बार देख चुके हैं। उस समय गोलकुंडा का शासक जो था अबुल हसन कुतुब शाह था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को मतलब उसी तरह खोला था जिस प्रकार अकबर ने है मतलब असीरगढ़ के किले को खोला था सोने की कुंजियों से। ये बिल्कुल अभी इसके पहले वाले मतलब क्वेश्चन में ही देख चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक मैप दिया गया है, इसमें बताना है ये मतलब जो है दिया गया मानचित्र यहाँ पर जो है इसमें बताना क्या है, इसमें ये बताना है कि क्या निर्दिष्ट करता है। यहाँ पर यह निर्दिष्ट करता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके राज्य को, जिसमें बीजापुर और गोलकुंडा सम्मिलित थे। नेक्स्ट है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये सेनापति थे सर्वाधिक हिंदू औरंगजेब के शासनकाल में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी उसका नाम था औरंगजेब। नेक्स्ट है जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? जजिया कर जो है ये फिर से लगाया था किसने? औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जो है 1679 में जो है इसे फिर से पुनर्जीवित कर दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है, जिहाद जो औरंगजेब के द्वारा एक जिहाद चलाया गया था उसका अर्थ है दारुल इस्लाम। अर्थ है क्या? दारुल इस्लाम। देखेंगे नेक्स्ट है बीबी का मकबरा का जो है निर्माता था। तो बीबी का मकबरा जो है इसका निर्माता था कौन? औरंगजेब। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया। इसे बीबी का मकबरा कहा जाता है और इसकी स्थापत्य कला शैली जो है सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित है। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है किंतु ताजमहल की तुलना में यह मकबरा कम सुंदर है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये कहलाता है कौन? राबिया उद दौरानी का मकबरा जो है ये द्वितीय ताजमहल कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? ये थी कौन इसमें से? मेहरुन्निसा थी। औरंगजेब की पुत्रियां थी जेबतुन्निसा, जीनतुन्निसा, बदरुन्निसा, जुबतुन्निसा। देखेंगे नेक्स्ट है संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो ये संबंधित थे औरंगजेब के शासनकाल से। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। संत रामदास अथवा ये समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 में हुआ था। ये मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। इनकी जो है प्रसिद्धि औरंगजेब के काल में अधिक होने के कारण इसका जो है यहाँ पर राइट मतलब ज़्यादा यहाँ पर कन्फर्म आंसर है जो औरंगजेब होगा। और गुरु रामदास में सिख संप्रदाय के ये चौथे गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था। दिल्ली का लाल किला जो है इसमें मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जो है यहाँ पर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था लाल किले के अंदर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ये जो दूसरा टॉपिक है मुगलकालीन प्रशासन। चलिए देखते हैं मुगलकालीन प्रशासन को। यहाँ से भी मतलब बहुत क्वेश्चन बनते हैं मुगलकालीन प्रशासन से। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जो है सरकार के नाम से जाना जाता था और शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा प्रांत कई सरकारों जिलों में बटा होता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार के प्रमुख अधिकारी फौजदार, अमलगुजार, काजी, कोतवाल, बितिकची और जो है खजानदार होते थे। ये इसके अधिकारी होते थे। आगे बात करेंगे यहाँ पर मुगल काल में ये मीर बख्शी जो होता था सैन्य विभाग का प्रधान होता था। मीर बख्शी बहुत पूछा जाता है। मीर बख्शी ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था। वह सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। और इसके अतिरिक्त प्रांतों में भी बख्शी होते थे जो मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे। मुगल शासन में मीर बख्शी जो था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था तथा साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी होता था। और सर जादूनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी मतलब पे मास्टर
कहा है। किंतु वेतनाधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं स्थायी कार्य नहीं था। वेतनाधिकारी का कार्य जो है तो ये दीवाने तन करता था। जो वेतनाधिकारी होता था उसे दीवाने तन कहते थे। और मुगल काल में जो है ये मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त जो है दो प्रकार कि और मतलब घुड़सवार सैनिक थे जो आहदी और दाखिली कहलाते थे। आहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे, उसकी अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। और जो दाखिली होते थे ये सैनिकों की भर्ती बादशाह के द्वारा की जाती थी, किसकी, दाखिली की। किंतु इनके जो ये मतलब मनसबदारों की, इनको जो है मनसबदार जो होते थे इनकी सेवा में रखा जाता था। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान होता था। जो मतलब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रभारी होता था या प्रधान होता था उसको मुहस्सिब कहते थे। उसका कार्य होता था सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना। वेश्याओं को नगर से निष्कासित करके एक नए स्थान पर बसाया गया था, उसका नाम रखा गया था शैतानपुरी। शैतानपुरी रखा गया था। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो है 33 वर्ग थे, जिनमें उन्हें जो है कभी कभी क्या है मशरूत अथवा सशर्त पद जो है भी प्राप्त होते थे। अकबर ने अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसी ये दोहरी व्यवस्था लागू की थी, जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप में जो है सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी और उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में, जिसमें क्या होता था, जिसमें ये जात के आधे सवार रखना अपेक्षित था और दूसरी कोटि में और उसमें से जिसमें जात के आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था, उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। और सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग था। आगे यहाँ पर बात करेंगे मुगल जो है मतलब मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द जो था तो ये भू राजस्व से संबंधित था। और पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया था। तंबाकू किसके द्वारा भारत लाया गया था, तो ये पुर्तगालियों के द्वारा। इसके जो है बाद ही तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हुई। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी प्रचलित हो गई कि मतलब ये नुकसानदेह इसकी एक आदत हो गई। तो इससे बचने के लिए जो है 1617 ईस्वी में 1617 ईस्वी में जहांगीर को इसे निषेध जारी करना पड़ा था, किसको, तंबाकू को। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिकों को मतलब दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मददीय मास कहा जाता था। इसे शयूरगल भी कहा जाता था। और दान दी जाने वाली जो समस्त भूमि का निरीक्षण ये सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का मतलब जो है दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी, जो मतलब दान में दी जाती थी। आगे यहाँ पर बात करेंगे जो टकसालों में सोने चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और रामसिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। चांदी का जो है सिक्का ये रुपया तथा कहलाता था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था जो 40 मतलब ये रुपए के मतलब 40वें भाग के बराबर होता था। और जहांगीर अपने सिक्कों पर ही अपनी आकृति उसने अंकित करवाई थी और कुछ सिक्कों पर उसके जो है मतलब उसके कुछ सिक्के थे उसके साथ नूरजहां का नाम भी अंकित था। इसके कुछ सिक्कों पर जो है हाथ में शराब का प्याला लिए हुए आकृति अंकित थी। मध्यकाल में जो बंटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति था, जिसमें जो है वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच में होता था। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यहाँ पर पहला, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो जिले को जाना जाता था किससे, सरकार के नाम से। यहाँ मुगल प्रशासन में ये दौरान जो था तो सरकार के नाम से जिले को जाना जाता था। और शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा प्रांत कई शहरों ये मतलब कई सरकारों जिलों में बटा हुआ था। सरकार को पुनः जो है परगना या महल में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है मुगल काल में जनपद जिला को क्या कहते थे, तो जिले को कहते थे क्या, सरकार। नेक्स्ट है मुगल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन होता था, सेना का प्रधान होता था कौन, मीर बख्शी। मीर बख्शी होता था सेना का प्रधान। और यहाँ पर जो है घोड़ों को दागने और सिपाहियों का मुआयना करने का काम भी इसी के जिम्मे होता था, किसके, मीर बख्शी के। नेक्स्ट है मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था, मीर बख्शी जो था इसका कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। इसीलिए जो है इसे को पे मास्टर भी कहते थे। वेतनाधिकारी का कार्य होता था, वेतनाधिकारी का कार्य जो होता था तो दीवाने तन कहा जाता था जो वेतनाधिकारी का कार्य करता था। नेक्स्ट यहाँ कथन अभिकथन और कारण दिया है। तो अभिकथन है यहाँ पर, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। मुगल साम्राज्य जो है मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। कारण है केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी।
केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति जो है उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो यहाँ पर जो है कथन और कारण ये दोनों करेक्ट हो जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। यद्यपि एक विवाद का विषय यह है कि मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था, परंतु अधिकतर इतिहासकार यह मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदारों को सैन्य दायित्व तो प्रदान किया गया था। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना थी जिसने मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? चिकित्सक मुगल सेना में था कौन? मनुची को। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। निकोलो मनुची जो है मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। यह एक इतालवी यात्री था। इसने भारत आकर जो है दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की थी और 1659 ईस्वी में दारा शिकोह की मृत्यु के बाद इसने जो है अपने चिकित्सक का ये पेशा अपना लिया था। नेक्स्ट है यहाँ यह स्टेटमेंट दिए हैं 4। आहादी वे घुड़सवार सिपाही थे। आहादी कौन थे? आहादी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की थी। करेक्ट है। दूसरा है जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया था। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा है सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल होता था। तीसरा भी करेक्ट है। देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट है। फोर्थ है जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, तो ये करेक्ट है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 2 3। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त 2 प्रकार के घुड़सवार सैनिक थे जो अहदी तथा दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, तो उसके जो अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। यद्यपि इनका जो है मनसबदारों से कोई संबंध नहीं था, किंतु बादशाह के प्रत्यक्ष आदेश से जो है इन्हें मनसबदारों के साथ नियुक्त कर दिया जाता था और ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधीन होते था। इनका भर्ती, वेतन, वस्त्र और घोड़े सब राज्य की ओर से दिए जाते थे और इनके लिए पृथक दीवान एवं बक्से की व्यवस्था की गई थी। एक अहदी घुड़सवार को 500 रुपये वेतन देने का उल्लेख मिलता है और जबकि एक साधारण घुड़सवार को 12 रुपये से 15 रुपये तक ही वेतन दिया जाता था। देखते हैं नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। मुहत्सिब जो है संबंधित था किसी लोक आचरण अधिकारी से। मुहत्सिब लोक आचरण अधिकारी होता था। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब जन आचरण के जो है निरीक्षण विभाग का प्रधान होता था। उसका कार्य होता था सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना और आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने इन नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवेश जो है निवास इनका निषिद्ध कर दिया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि जो है मनसबदारी चालू की गई थी इसलिए ताकि जो है साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। इसलिए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। इसकी एक्सप्लेन में यहाँ पर कुछ जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, यही है कि ये मनसबदारी व्यवस्था किससे थी, ये इसका उद्देश्य था कि साफ सुथरा प्रशासन हो सके। नेक्स्ट है निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? बताना है कौन सी सत्य नहीं है। इसमें 33 वर्ग थे, ये तो करेक्ट है। दूसरा है उन्हें मशरूत अथवा सशर्त जो है ये पद प्राप्त होते थे, ये भी है। तीसरा है उनका सवार जो है पद जात पद से अधिक हो जाता। यही तीसरा स्टेटमेंट जो यही यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग आते थे, उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। अकबर ने जो है 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसी ये दोहरी व्यवस्था लागू की थी, जिस मनसबदार अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी और उसके जो है दर्जे की पहली कोटि में जिससे जात के आधे सवार रखना अपेक्षित था और और उसे दूसरी कोटि में और जिसमें जात के आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था और तीसरी कोटि में उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। और ये सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता। सवार पद जो होता था तो ये जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग होता था। लोग अधिकतर सरकारी सेवाओं में निम्नतम सोपान पर प्रवेश करके अमीर या अमीरी उम्दा के दर्जे तक जो है ऊपर जाने की आशा रखते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन है मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर जो है विचार कीजिए। पहला है जात एवं सवार पद जो है प्रदान किए जाते थे। बिल्कुल प्रदान किए जाते थे, जात एवं सवार पद जो है प्रदान किए जाते थे। दूसरा है यहाँ पर ये मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। मनसबदार
यहाँ पर ये जो है मतलब क्या है, ये मनसबदार जो है मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। तो मनसबदार जो है ये आनुवंशिक अधिकारी नहीं होते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे, 3 वर्ग भी नहीं होते थे। फोर्थ स्टेटमेंट है दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे, तो यहाँ और चौथा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा जो है सही है। देखते हैं ये दिया है किसने, डी ऑप्शन में पहला और तीसरा सही है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से होता है जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो है ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के पदों को आरंभ किया था। डॉक्टर एएल श्रीवास्तव के अनुसार है जात का पद जो है तो ये हाथी घोड़े आदि जो है सभी की संख्या का घोतक था, जबकि सवार पद केवल ये घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करता था। और मनसबदारों के 3 वर्ग थे जिसमें जो है प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वे आते थे जो निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर सवार रखते थे। दूसरी श्रेणी में भी वे मनसबदार आते थे जिनकी सवार संख्या उनके जो है निर्धारित मनसब का आधा या आधे से अधिक होती थी। तृतीय श्रेणी में वे मनसबदार थे जिनकी सवार जो है मतलब संख्या निर्धारित मनसब के आधे से कम होती थी। और मनसबदार जो है आनुवंशिक अधिकारी नहीं होते थे, उन्हें वेतन नगर अथवा जो है जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदारों के बीच क्या अंतर है। यहाँ पर बताना है किसके, जागीरदार और जमींदारों के बीच में अंतर। तो पहला स्टेटमेंट है जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे और उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं थी। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर हो गया इनकरेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशागत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशागत नहीं होते थे। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर हो गया इनकरेक्ट। तो देखते हैं आंसर होगा क्या, आंसर होगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। मुगल प्रशासनिक प्रणाली में मनसबदार जो होते थे सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी होता था। मनसबदार को सैन्य और प्रशासनिक व्यय तथा वेतन के बदले नगद या जागीर के रूप में भुगतान होता था। और जिन मतलब ये मनसबदारों को जागीर प्राप्त होती थी वे जागीरदार कहलाते थे। इन्हें जो है न्यायिक और प्रशासनिक दायित्वों के एवज में क्या है भूमि आवंटन अधिकार प्राप्त होते थे और इनके जो है भूमि अधिकार केवल सेवा काल तक ही रहते थे। और इसके विपरीत जो है जमींदार पहले से चले आ रहे बड़े भूभाग धारक होते, मतलब ये भूधारक होते थे और इनका कार्य ये अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व संग्रह राज्य को देना होता था, जिसके बदले जो है उन्हें लगभग 10 से कितना 11% जो है मतलब संग्रह शुल्क प्राप्त होता था। और इनके राजस्व अधिकार जो है वंशानुगत होते थे तथा इनके मुख्य उत्तरदायित्व तो राजस्व उगाही होता था, परंतु इसके अतिरिक्त भी मतलब कुछ भी विशिष्ट प्रकार की सेवाएं राज्य को देते थे। अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा विद्रोही तत्वों से निपटने में राज्य के अधिकारियों की सहायता के अतिरिक्त ये आवश्यकता पड़ने पर अपने सैनिक संसाधन भी राज्य को उपलब्ध कराते थे। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था। सबसे प्रमुख स्रोत जो था क्या था, भू राजस्व था। सबसे प्रमुख स्रोत जो है ये भू राजस्व था। इसको हम अभी देख चुके हैं। ये मतलब कितना लिया जाता था, तो ये लिया जाता था कितना, ये मतलब अकबर जो है प्रथम मुगल सम्राट था जिसने लगान व्यवस्था को सुचारू रूप से ये लागू किया था और मध्य युग की ये श्रेष्ठतम मतलब लगान पद्धति का निर्माण किया था। और उसके शासनकाल में जो सामान्यतः ये उपज का 1/3 भाग जो है भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। और ये शाहजहां के काल में भूमि पर भू राजस्व बढ़कर कितना 50% तक हो गया था। उसने भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन किया था। किसने, शाहजहां ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था। माल जो है ये किसका प्रतिनिधित्व करता था, तो ये करता था किसका, ये भू राजस्व से संबंधित था माल शब्द। नेक्स्ट है मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। ये लगाया था किसने, जहांगीर ने। जहांगीर ने निषेध लगाया था। देख ये पुर्तगालियों को द्वारा 1605 ईस्वी में भारत लाया गया था तंबाकू को। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मदद ये मास इंगित करता था। मदद ये मास इंगित करता था किसको, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को।
इसको जो है क्या शयूर गल भी कहा जाता था, जो ये मतलब राजस्व मुक्त अनुदान भूमि दी जाती थी धार्मिक लोगों को और विद्वानों को मुगल प्रशासन में। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ये मध्यकालीन भारत की ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह है, ये चकला शब्द जो है इसका प्रयोग हुआ है। यह सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई है, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। क्या था? ये सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मुगल काल में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अपने सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित था। प्रत्येक परगने के अंतर्गत अनेक गांव होते थे और शाहजहां के काल में कुछ परगनों को मतलब एक में मिलाकर एक नई इकाई चकला का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन अगर ज्यादा डीप में जाएगा तो ये भी पूछ सकता है किसके काल में इसका गठन किया गया था, तो ये शाहजहां के काल में गठन किया गया था चकला का। नेक्स्ट है यहाँ पर, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है स्टेटमेंट, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के दो कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। दूसरा है, मनसबदारी का पद पैतृक, ये इनकरेक्ट है। मनसबदारी का पद जो है ये पैतृक नहीं होता था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मुगल काल में मनसबदारी पद्धति की शुरुआत अकबर के समय में होती है, जो 19वें वर्ष 1575 ईस्वी से मानी जाती है, जिसमें जात और सवार पद का विभाजन उसके शासनकाल के 40वें वर्ष में किया गया था। और मनसब मुगल नौकरशाही पद और वरीयता क्रम निर्धारित करता है। यह प्रशासनिक और सैन्य पद था। मनसबदारों की नियुक्ति जो है मतलब उनके वरीयता क्रम बादशाह निर्धारित करता है तथा केवल सेवा काल तक ही यह पद रहता है, अर्थात यह वंशानुगत या पैतृक पद नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। बिल्कुल थी। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। बिल्कुल होता था। लेकिन ये अपनी अलग बात कह रहा है, कथन कारण अलग बात कह रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसको देख चुके हैं बिल्कुल अभी पहले क्वेश्चन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए हैं। ए है, सभी मनसबदार जो है सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। सभी मनसबदार जो है क्या है, सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। बिल्कुल सभी जो है क्या मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। दूसरा है, मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। ये दोनों स्टेटमेंट है यहाँ पर जो है, मतलब यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सभी मनसबदार जो है सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, ये भी करेक्ट है। और ये मुगल जो है शासन के मतलब अधीन उच्च पदाधिकारी भी ये मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। दोनों स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मनसबदारी व्यवस्था को अकबर अपने शासनकाल में प्रारंभ किया था। सैन्य अधिकारियों के साथ साथ असैनिक अधिकारियों को भी मनसब प्रदान किया जाता था। अबुल फजल के आईने अकबरी से ज्ञात होता है कि मनसबदारों की ये 66 श्रेणियां थीं और यह मतलब जो श्रेणियां थीं तो ये 10 से लेकर 10,000 तक होती थी, परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल जो है 33 श्रेणियां ही व्यवहार में मतलब प्रचलित थी। अब एक तरफ जो है यहाँ पर दो सूचियां दी, एक तरफ अधिकारी दिए हैं, एक तरफ उनसे विहित जो है कर्तव्य दिए हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन सा कर्तव्य मतलब किससे कौन सा अधिकारी संबंधित था, किस कार्य से। तो पहला है यहाँ पर जो दीवाने तन अधिकारी जो होता था तो जागीर व वेतन को देखता था। मुस्तारफी जो होता था तो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। मुशरिफ जो होता था तो ये कार्यालय को संभालने के लिए होता था। और बकियानवीस जो होता था तो ये बकियानवीस ये प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करता था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पर जो है एक तरफ बादशाह दिए हैं, एक तरफ उनके दीवान दिए हैं। देखते हैं किस बादशाह का कौन सा दीवान था। ये क्वेश्चन अभी मतलब 2021 में जो मेंस एग्जाम हुआ था RO का, उसमें पूछा गया था। यहाँ पर ये जो अकबर है मतलब बादशाह था तो इसका दीवान था कौन? अकबर का दीवान था मुजफ्फर खान। जहांगीर का था गियास बेग इत्मादुद्दौला और शाहजहां का था शादुल्ला खान। औरंगजेब का था कौन? दीवान अशद खान। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन ए है, अकबर ने शेर शाह की तरह जो है राज्य के सिक्कों मतलब राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। अकबर ने शेर शाह की तरह जो है राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कारण है जो यहाँ पर, शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम कहलाता था। बिल्कुल यहाँ पर जो तांबे का सिक्का था ये दाम कहलाता था। तो यहाँ पर ये कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये अपनी अलग बात कथन कह रहा है, कारण अलग बात कह रहा है, तो यहाँ पर ये इसकी सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देखते हैं आंसर होगा ऑप्शन बी। ये कई बार देख चुके हैं इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने जो है ये राम सीता की आकृतियां और रायसी देवनागरी लेख के युक्त से मतलब कुछ ये युक्त सिक्के चलाए थे? ये चलाए थे किसने? अकबर ने। ये राम सीता की आकृति वाले जो सिक्के चलाए थे किसने? ये अकबर ने चलाए थे। किसने? ये चलाए थे अकबर ने। नेक्स्ट है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। तांबे का सिक्का जो होता था तो ये दाम कहलाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो शाहरुख नामक के चांदी का सिक्का चलाया था किसने? बाबर ने। बाबर ने चलाया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। बाबर ने चांदी और तांबे का सिक्का चलाया था। चांदी के सिक्के को उसने शाहरुख कहा था। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था। ये बंटाई शब्द जो अर्थ था इसका अर्थ था लागान निर्धारण का तरीका। इसमें जो है 3 प्रणालियां अपनाई गई थी। शेर शाह सूरी ने मतलब लगान निर्धारण के रूप में 3 प्रणालियां अपनाई थी, जिसमें थी नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूत, दूसरी थी नकदी अथवा जब्ती, तीसरी थी गल्ला बक्सी एवं बंटाई। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार थी? तो ये प्रचलित आधार थी हल्की संख्या। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। जीएन सरकार की औरंगजेब का इतिहास पुस्तक में जो है यहाँ पर इसका जो पेज नंबर 190 है उसमें यह उल्लेख किया गया है कि अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्थित पद्धति स्थापित की गई थी, लेकिन दक्कन में इस प्रकार की व्यवस्थित पद्धति का अभाव था। इस दौरान दक्कन के किसान प्रति जो है हल्की संख्या के आधार पर राज्य को राजस्व मतलब ये भू राजस्व का भुगतान करते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबहाव जो है कि को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था? तो ये थी नहर कौन? शहाब नहर। ये मुगल कालीन शहाब या सिहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबहाव को पुनर्जीवित करके ये किया गया था और मुगल बादशाह अकबर के समय पहले शिहाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा ये नहर की खुदाई और मरम्मत करके इसको चौड़ा करवाया गया। और अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर सिहाबुद्दीन ने कृषि को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत कराई और इसका नाम बदलकर जो है सिहाब या शहाब नहर कर दिया। सिहाब या शहाब नहर कर दिया था इसका नाम। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि इसकी जो है PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है इसकी कंप्लीट PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।